नमस्कार। आज हम शुक्र द्वारा बताए गए राज्य के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। शुक्र के अनुसार राज्य का प्रमुख कार्य क्षेत्र अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है। पहला, प्रजा अथवा राजनीतिक समाज की रक्षा करना। शुक्र के अनुसार राजा का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है बाह्य एवं आंतरिक शत्रुओं से प्रजाजन की रक्षा करना। आंतरिक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टि से शुक्र ने राजा को निर्देश दिया है कि वह दुष्टों एवं आतायियों से सज्जन पुरुषों की रक्षा करे। राजा को चाहिए कि वह अधर्म में डूबे हुए मित्र, पुत्र, गुरु, चोर या आतातायित की रक्षा नहीं करे, अपितु उन्हें दंडित करे और अपने राज्य में ही नहीं रहने दे। राजा को चाहिए कि वह अपराधों के अंत के लिए राजाज्ञाएं जारी करे और दुष्ट व शत्रुजन को सदैव दंडित करे। शुक्र नीति ने राजधानी प्रशासन तथा ग्राम प्रशासन के वर्णन में भी आंतरिक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने पर जोर दिया और राज्य के विभिन्न मार्गों को डाकुओं एवं उपद्रवों से सुरक्षित रखने की आवश्यकताओं को स्वीकारा। शुक्र ने राजा को ऐसी राजधानी बनाने का निर्देश दिया जिसमें वे प्रजा सहित सुरक्षित निवास कर सकें। राजा को ऐसे दुर्गों का निर्माण करना चाहिए जिसके प्रकार या दीवारें और पारिका खाइयाँ सुरक्षा देने वाली हो और इस दुर्ग में युद्ध करने में कुशल योद्धा और आवश्यक युद्ध सामग्री भी रहनी चाहिए। दूसरा है लोकहित संबंधी कार्य। इसमें प्रथम है राज्य द्वारा विभिन्न विद्याओं, विज्ञानों एवं कलाओं के विकास का प्रबंध किया जाना चाहिए तथा अध्ययन समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को उनके योग्य कार्य पर लगाना चाहिए, अर्थात उन्हें रोजगार देना चाहिए। दूसरा, राज्य द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न विद्याओं एवं कलाओं में निपुण विद्वानों का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार तपस्वी, शास्त्रज्ञ, वेद व स्मृति तथा पुराणों के ज्ञाता, तंत्र मंत्र विशेषज्ञों, चिकित्सकों, वैद्यों, अन्य विषयों के विशेषज्ञों का मासिक या वार्षिक वृत्ति अनुदान के द्वारा भरण पोषण किया जाना चाहिए। तीसरा, ऐसे सभी उपाय किए जाने चाहिए जिनके द्वारा प्रजा में धर्म या सदाचार की रक्षा एवं वृद्धि हो। मदिरालयों को गांव से बाहर बनाया जाना चाहिए और दिन में किसी को भी मदिरापान की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। राज्य द्वारा कृषि एवं व्यापार की उन्नति में मदद दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा कुओं, तालाबों एवं बावड़ियों आदि का निर्माण कराया जाना चाहिए। राज्य द्वारा नदियों पर पुल बनवाए जाने चाहिए और उन्हें पार करने के लिए नौकाओं का भी इंतजाम किया जाना चाहिए। देवालयों, बगीचों के निर्माण के लिए कर रहित भूमि दान की जानी चाहिए और कुटुंबियों की स्थितियों को देखकर घर बनाने के लिए भूमि दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा सरायों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा 2 ग्रामों के बीच एक सराय बनाई जानी चाहिए और उसका उचित रखरखाव किया जाना चाहिए। राज्य द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर, हीन धन प्रजाजन की रक्षा अथवा पालन पोषण में मदद दी जानी चाहिए। राज्य द्वारा ग्रामों एवं वनों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगवाने चाहिए, उनकी खाद की व्यवस्था करनी चाहिए और उनकी उचित देखरेख की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। तीसरा है अर्थव्यवस्था संबंधी कार्य। राज्य द्वारा तराजू, बाट, मुद्रा, धातु, खाद्यान्न आदि में किसी प्रकार की हेराफेरी या मिलावट को रोकने के लिए दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। नाप तोल के उपकरणों को राजमुद्रा से अंकित होना चाहिए। राज्य की आज्ञा प्राप्त किए बिना अग्रलिखित आर्थिक कार्यों को नहीं किया जाना चाहिए, जैसे अचल संपत्ति, बहुमूल्य धातुओं, रत्नों, मादक द्रव्यों, जहरीले द्रव्यों, पशुधन आदि का क्रय एवं विक्रय, मद का बनाना, मदपान, जुआ आदि खेलना, चिकित्सा कार्य आदि के लिए भी राजाज्ञा प्राप्त की जानी चाहिए। चुंगी, कर, ब्याज, मेहनताना, भृति आदि की वसूली में बल या छल द्वारा किसी को पीड़ा नहीं दी जानी चाहिए। शुक्र के अनुसार सामान्य व आर्थिक हितों की रक्षा व समृद्धि के लिए राज्य को विभिन्न प्रकार की सड़कों का निर्माण करना चाहिए और इन मार्गों को दुष्ट व उपद्रवी तत्वों से सुरक्षित भी रखना चाहिए। शुक्र के अनुसार सेना एवं राष्ट्र की रक्षा की वृद्धि एवं समृद्धि के लिए कोष धन का आधारभूत महत्व है, किंतु राजा को कभी भी अन्यायपूर्ण धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। राजा को कभी भी लोभवश प्रजा के विभिन्न वर्गों पर अधिक कर नहीं लगाने चाहिए और केवल न्याय संगत ढंग से ही करों की वसूली की जानी चाहिए। चौथा, इसमें राज्य के समाज व्यवस्था संबंधी कार्य। शुक्र ने सामाजिक जीवन को सुव्यवस्थित और सुसंगठित करने का दायित्व राज्य को सौंपा है।
शुक्र मूलतः नीतिशास्त्री, दंडशास्त्री और उसका समझ चिंतन सैद्धांतिक की तुलना में व्यवहारिक अधिक दिखाई पड़ता है। शुक्र कहते हैं कि इस संसार में जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा मल्लेश नहीं होता, अपितु गुण या मूल प्रवृत्ति तथा कार्य के आधार पर ही मनुष्यों में उक्त भेद किया जा सकता है। ब्रह्मा ने क्रम के आधार पर 4 मुख्य जातियां या वर्ण बनाई हैं और इन जातियों की आपसी मिलावट संकरता से असंख्य जातियां बनी हैं। मनुष्य द्वारा विभिन्न कलाओं व विद्याओं को अपनाने से भी इन कलाओं व विद्याओं के अनुसार अनेक जातियों की रचना हुई है। कुल व जाति का विचार केवल विवाह तथा भोजन में ही उचित है। श्रेष्ठ कुल अथवा जाति से प्राप्त नहीं होती, अपितु अपने कर्म, शील तथा गुण से ही मनुष्य पूजनीय होता है। और राष्ट्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि राजा देश, जातियों, कुल से संबंधित ऐसे सभी धर्मों की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करे जो मुनियों द्वारा बताए गए हैं। शुक्र के अनुसार राज्य सामाजिक नैतिकता का संरक्षक है। राजा के गुणों का ही प्रजाजन अनुकरण करते हैं। राजा ही प्रजाजन को नैतिकता, धर्म तथा अनैतिकता, अधर्म की शिक्षा देता है और इस प्रकार चारों युगों का निर्माता होता है। प्रजाजन के नैतिक उत्थान के लिए राजा को प्रजाजन के पिता, माता, गुरु, भाई तथा मित्र की तरह आचरण करना चाहिए और जरूरत होने पर कुबेर के समान धन देने वाला एवं यम के समान अपराधी को दंडित करने वाला होना चाहिए। शुक्र के अनुसार राज्य के बजट की व्यय राशि का 16.66% सत्र चिकित्सा, मंदिर, विद्यालय आदि जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्र निर्माण के कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए। 5वां है विधि एवं न्याय संबंधी कार्य। शुक्र ने कौटिल्य की तरह ही विभिन्न विधि स्रोतों के अलावा राज्याज्ञा को भी विधि का स्रोत माना है। उन्होंने राजा द्वारा घोषणा के योग्य विभिन्न प्रकार की विधियों का भी उल्लेख किया है। राज्याज्ञा का उद्देश्य वेद, स्मृति एवं सदाचार द्वारा मान्य विधि को देश, काल एवं स्थिति के अनुसार अधिक स्पष्ट करना प्रतीत होता है। शुक्र ने पंडित नामक मंत्री का उल्लेख किया है जो विधि विशेषज्ञ है। राज्य का एक अति प्रमुख कार्य प्रजाजन को न्याय दिलाना है। शुक्र ने न्यायालयों के संगठन पर प्रकाश डाला और सभी केंद्रीय एवं सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों की योग्यता एवं न्याय के 10 साधनों की विस्तृत समीक्षा की है। राजा को न्याय कार्य हेतु नियमानुसार न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और दुष्ट को दंडित करते हुए निर्दोष को जयपत्र देना चाहिए। 6 है प्रशासनिक व्यवस्था का कुशल संचालन। शुक्र ने राज्य के दायित्वों एवं कार्यों की पूर्ति के लिए प्रशासनिक व्यवस्था के कुशल संचालन की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला है और इसके लिए विभिन्न प्रशासनिक नियमों की व्यवस्था की है और बताया कि प्रशासन का समस्त कार्य मौखिक आदेशों के आधार पर ही नहीं अपितु विधि सम्मत लिखित आदेशों के आधार पर होना चाहिए। शुक्र ने राज्य भृत्यों की आवश्यकता, उनके अनेक वर्गों एवं नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार किया है। इसके अलावा राज्य भृत्यों के प्रशिक्षण, वेतन, सेवा अवधि, पदोन्नति, अवकाश, पेंशन, क्षतिपूर्ति, प्रोविडेंट फंड, बोनस तथा आचार संहिता आदि का उल्लेख किया है। शुक्र का मत है कि राजा को उच्च अधिकारियों की मदद से निम्न अधिकारियों को नियंत्रण करना चाहिए तथा इस कार्य में गुप्तचरों की भी मदद लेनी चाहिए। नेक्स्ट है पराय संबंधों का संचालन। शुक्र ने अपने राज्य की रक्षा विस्तार दोनों दृष्टियों से पराय संबंधों के संचालन पर विचार किया है। शुक्र का स्पष्ट मत है कि सभी राजा या राज्य अन्य राजाओं को अपने अधीन रखने की कामना रखते हैं और इसलिए उनके बीच स्थायी मित्रता का भाव नहीं पाया जाता है, अपितु वे अवसर आने पर एक दूसरे के शत्रु सिद्ध होते हैं। अतः राजा को अन्य राज्यों से संबंध रखने में अपने राजहित को ही महत्व देना चाहिए। शुक्र का मत है कि राजा को सदैव अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। नीति उपाय, युक्तियों, प्रयत्न अथवा राजनय द्वारा असंभव कार्यों को भी किया जा सकता है और साध्य की सिद्धि होती है। शुक्र के विवरण में राजहित का अर्थ संपूर्ण राज्य एवं प्रजाजन के हित से ही है। शुक्र का आग्रह है कि जब अन्य उपाय असफल हो जाएं, तभी दंड एवं युद्ध के साधनों को अपनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही शुक्र ने पराजित राज्य के प्रति व्यवहार के नियमों का भी उल्लेख किया है जो मूलतः उदार व मानवतावादी। निष्कर्ष, शुक्र ने भी इन समान परंपराओं का पालन करते हुए राज्य के विस्तृत कार्यों का उल्लेख किया है। राजा को ऐसे सभी कर्तव्य और नीति का अनुकरण करना चाहिए जो प्रजा पालन में सहायक हों। प्रजा पालन का भावार्थ है कि राज्य द्वारा प्रजा के विभिन्न वर्गों की भौतिक रक्षा
तथा उनके आर्थिक एवं नैतिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए जाने चाहिए। राज्य कृषि एवं वाणिज्य के उत्थान में सहायक है और ये शिक्षा संबंधी कार्यों व मद्यपान को मर्यादित करके नैतिक उत्थान में भी मदद देता है। शुक्र ने भारतीय परंपरा के अनुसार प्रजा कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकारा है। अतएव कहते हैं कि शुक्र का राज्य केवल अपराध व अराजकता को नियंत्रित नहीं करता, अपितु यह जुआ व शराबखोरी को भी सीमित रखता है। यह राज्य अस्पतालों व विश्राम गृह सरायों की स्थापना करता है और ज्ञान व विद्वता को प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा यह व्यापार, समृद्धि, खानों, जंगलों तथा उद्योगों के विकास और सिंचाई योजनाओं को लागू करके आर्थिक स्रोतों की भी वृद्धि करता है। यह राज्य प्रजा के कल्याण के लिए प्रस्तुत एक संगठन है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा का जन्म शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था एवं क्रांतिकारी समाजवाद की आपसी क्रिया प्रतिक्रिया से हुआ है। शुक्र के प्रजा कल्याणकारी राज्य के लक्षण निम्न है। पहला, वर्ण व्यवस्था वाला सामाजिक संगठन, सामंतवादी आर्थिक संगठन, राज्य तंत्र पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था। इसके विपरीत आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति प्रधान खुली समाज व्यवस्था, आर्थिक समानता तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विश्वास करता है। अपने उद्देश्य की दृष्टि से भी शुक्र के प्रजा कल्याणकारी राज्य और आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में अंतर है। यद्यपि दोनों ही राज्य सार्वजनिक हित की वृद्धि को अपना उद्देश्य मानते हैं, किंतु आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का एक प्रमुख उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हुए व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा उसकी आर्थिक समानता के बीच उचित समन्वय स्थापित करना है। थैंक यू।